बुजुर्ग महंगा टिकट खरीदना चाहते थे, एजेंट उन्हें सस्ता टिकट देना चाहता था। वो दोनों मुसलसल तकरार कर रहे थे। एजेंट बता रहा था, सर ये भी फर्स्ट क्लास है, ये आपको 4 लाख रुपए सस्ती पड़ेगी। लेकिन बुजुर्ग का कहना था, बेटा मैंने आपसे सस्ती टिकट का मुतालबा नहीं किया, मुझे ऐसी फर्स्ट क्लास चाहिए जिसमें बेड लगा हो। मैं हवाई सफ़र के दौरान बेड को एंजॉय करना चाहता हूँ। एजेंट उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था, सर ये सीट भी पूरा बेड बन जाती है, आप इसे भी इंजॉय करेंगे, आप अपना पैसा बिला वजह ज़ाया ना करें। लेकिन बुजुर्ग डटे रहे। उनका कहना था, मैं महंगी तरीन सीट ही लूँगा। मैं ये तकरार मज़े से देख रहा था। तकरार के आखिर में फैसला हो गया। एजेंट ने बुजुर्ग को सीट दे दी। वो सीट उन्हें 13.5 लाख रुपए में पड़ी। ये बहुत बड़ी रकम थी। लेकिन बुजुर्ग ने चेक बुक निकाली, दस्तखत किए और चेक एजेंट के हवाले कर दिया। मैं इस फजूल खर्ची पर हैरान हो गया। मैंने जिंदगी में पहली मर्तबा किसी शख्स को इतना महंगा टिकट खरीदते देखा था। चुनाचा मैंने उनसे मुआजरत की और आईसी से पूछा, सर आप क्या करते हैं? वो मेरी तरफ मुड़े, गौर से मुझे देखा और मुस्कुरा कर बोले, मैं कुछ नहीं करता, मैं रिटायर्ड लाइफ गुजार रहा हूँ। मैंने पूछा, आप रिटायर होने से पहले क्या करते थे? वो बड़े प्यार से बोले, मेरी कपड़े की दुकान थी। मैंने पूछा, दुकान या फैक्ट्री? वो बोले, 15 बाय 20 फुट की छोटी सी दुकान। मैंने कहा, क्या ये आपका कुल कारोबार था? वो हंसकर बोले, हाँ 100%। मैंने रावलपिंडी में 40 साल कपड़ा बेचा है। मैंने पूछा, आपके पास फिर लंबी चौड़ी जमीन जायदाद होगी? वो फौरन बोले, हरगिज नहीं, बस एक आबाई घर था और 2 दुकानें थी। दुकानें दोनों बेटों ने ले ली। मकान मैंने आधा बेच दिया और आधा बच्चों को दे दिया। मैंने पूछा, क्या आप बच्चों के साथ रहते हैं? तो बोले, हरगिज नहीं, मैं 2 साल से होटल में रह रहा हूँ। साल में एक बार मुल्क से बाहर जाता हूँ, रेस्टोरेंट में खाना खाता हूँ और बस। मेरी हैरत आसमान को छूने लगी। मैंने अर्ज किया, फिर आपने इतना महंगा टिकट क्यों खरीदा? मैंने आज तक अमीर से अमीर आदमी को भी एक सफ़र पर 13.5 लाख रुपए का टिकट खरीदते नहीं देखा, और आप बज़ाहिर अमीर भी नहीं हैं। चुनाचा मैं आपकी फजूल खर्ची पर हैरान हूँ। बुजुर्ग ने कहका लगाया और फिर जिंदगी का रुख एक नया मेरे सामने रख दिया। वो बोले, मैं रावलपिंडी में कपड़े का कारोबार करता था, दुकान अच्छी चल रही थी, 2 बेटे और 2 बेटियां थी, बीवी नेक और घरेलू थी। मैं फैसलाबाद के एक मिल ओनर से कपड़ा खरीदता था और वो कपड़ा परचून में बेच देता था। मैं हफ्ते में एक बार फैसलाबाद जाता था। मेरी उस आमदोरफ्त की वजह से वो मिल ओनर मेरा दोस्त बन गया। वो जब भी रावलपिंडी आता, वो पीसी में ठहरता था, मुझे दावत देता था और मैं उसके साथ खाना खाता था। वो ग्रिल फिश बड़ी रग़बत से खाता था। वो मुझे बताया करता था, वो दिन में एक बार सालिम फिश ज़रूर खाता है। मैंने उसके साथ साथ सालिम फिश खानी शुरू कर दी तो मैं भी उसका आदी हो गया। मैं भी फिश खाने लगा। हम दोनों दोस्त थे, लेकिन फिर उस बेचारे का डाउनफॉल शुरू हो गया। पाकिस्तान में लोड शेडिंग का मसला पैदा हुआ। हुकूमत ने टैक्स बढ़ा दिए, फैक्ट्रियों में यूनियन बन गई, रॉ मटेरियल भी महंगा हो गया और अगवा बरे तवान और बत्ताखोरी भी शुरू हो गई। बांग्लादेश ने उस दौर में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को टैक्स फ्री जोन कर दिया था। मेरा दोस्त बांग्लादेश गया, बंगाली बिजनेसमैन के साथ जॉइंट वेंचर किया और अपनी फैक्ट्री बांग्लादेश शिफ्ट कर दी। वो बांग्लादेश में कामयाब हो गया, लेकिन फिर दोनों पार्टनर के दरमियान इख्तलाफ हुआ। मामला अदालत तक गया और बांग्लादेश की अदालत ने बंगाली बिजनेसमैन के हक में फैसला दे दिया। यूं वो बेचारा महल से फुटपाथ पर आ गिरा। वो वापस पाकिस्तान आ गया। फैसलाबाद में इस दौरान उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा हो चुका था। वो यहाँ भी कोर्ट कचहरियों में उलझ गया। बीवी ये उतार चढ़ाव बर्दाश्त न कर सकी, वो बीमार हुई और इंतकाल कर गई। उसने लाहौर में एक इंडस्ट्रियल यूनिट लगाया। वो यूनिट बेटे के हवाले किया, बेटे ने वो बर्बाद कर दिया। दूसरे बेटे को कारोबार में डाला, वो भी नाकाम हुआ और बीवी बच्चों को लेकर कनाडा शिफ्ट हो गया। बड़ा बेटा नाकामी के बाद नशे का आदी हो गया। वो नशे के हाथों अस्पताल पहुंच गया। बेटी की शादी की, ससुराल ने घर मांग लिया। उसने अपना वाहिद घर बेटी को दे दिया। यार दोस्त भाग गए और अजीज रिश्तेदार साइड पर हो गए और वो यूं बेचारा पूरी दुनिया में बेदस्तपा हो गया। मैं उसके अरूज ज़वाल का ऐनी शाहिद था। वो खुददार था। उसने मुझसे मिलना भी तर्क कर दिया था, लेकिन मैं उसे ढूंढ ढूंढ कर मिल लेता था।
हम ग्रिल फिश खाते थे, पुराना वक्त याद करते थे और हंस रो कर अपने अपने ठिकाने पर आ जाते थे। वो जिंदगी के बोझ के साथ साथ चलता रहा, लेकिन फिर एक ऐसा वक्त आ गया जब किराए का मकान भी उसके बस की बात न थी। वो हकीकतन कोड़ी कोड़ी का मोहताज हो गया और फिर एक दिन वो गायब हो गया। मैं उसे तलाश करता रहा लेकिन वो ना मिला। मैं अपने कामकाज में मसरूफ़ हो गया। मुझे एक दिन ईदी फाउंडेशन से फ़ोन आया। मुझे बताया गया कि आपका एक अजीज़ शदीद हालात में हमारे पास मौजूद है, आपसे मिलना चाहता है। मैं तशवीश के आलम में ईदी फाउंडेशन पहुंच गया। वो मुझे ओल्ड पीपल होम में ले गए। अंदर दाखिल हुआ तो वो अलालत के आलम में बिस्तर पर पड़ा था। दाढ़ी बड़ी हुई थी, शुगर, ब्लड प्रेशर और दिल का मर्ज बेकाबू हो चुका था और वो हकीकतन हड्डियों का ढांचा बन चुका था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं उसके पास बैठ गया। वो मुझे देखकर मुस्कुराया और आहिस्ता आवाज़ में बोला, यार शकूर साहब, ग्रिल फिश खाने का बहुत दिल कर रहा है। मैंने फिश के लालच में उनको आपका नंबर दे दिया था। मैं आंखें पोंछता हुआ उठा, पीसी गया, ग्रिल फिश पैक कराई और उसके पास आ गया। उसने बड़ी मुद्दत बाद अच्छा और साफ सुथरा खाना खाया। मैं उसके बाद रोज़ाना उसके पास जाता। हम ग्रिल फिश खाते और धूप में बैठकर गपशप करते। मैंने उसे अपने घर लाने की कोशिश की लेकिन उसने इनकार कर दिया। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, वो बेहतर हो गया। वो अब चल फिर भी सकता है और अपने काम भी खुद कर सकता है। उसने उसके बाद अपनी बाकी मांदा ज़िंदगी ईदी फाउंडेशन के लिए वक्फ कर दी। वो ओल्ड पीपल होम में रहता था, बीमारों की खिदमत करता था, नमाज पढ़ता था और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता था। हम दोनों हफ्ते में एक बार होटल जाते, ग्रिल फिश खाते थे और काफ़ी पीते थे। ये रूटीन उसके मरने तक जारी रही। मैं उसे एक रात वापस छोड़कर आया। वो बिस्तर पर लेटा और फिर दोबारा ना उठ सका। हमने उसके बच्चों से रब्ता करने की कोशिश की लेकिन कामयाब ना हो सके। हमारे पास कनाडा वाले बेटे का नंबर नहीं था। दूसरा बेटा अस्पताल में ज़ेर इलाज था, उसे होश नहीं था। बेटी खामद और बच्चों के साथ छुट्टियां मनाने के लिए यूरोप गई हुई थी। हमारे पास उसका रब्ता नंबर नहीं था। अजीज रिश्तेदार और दोस्त अहबाब को बुलाने से उसने रोक दिया था और वसीयत करके मरा था। मेरी मौत की कोई अनाउंसमेंट नहीं होनी चाहिए और मेरे किसी अजीज रिश्तेदार को नहीं इतला दी जाएगी। चुनाचा अजनबी लोगों ने उसका जनाजा पढ़ा, अजनबियों ने उसे कब्र में उतारा और अजनबी कब्रिस्तान में उसे दफन कर दिया। मैं दोबारा अपने कारोबार में मसरूफ़ हो गया। मैंने एक दिन अपने बड़े बेटे को डांट दिया। बेटा बफर गया और बोला, आपने हमारे लिए क्या किया है? ये फिक्रा सीधा मेरे सीने में लगा। मुझे अपना मरहूम दोस्त याद आ गया और एहसास हुआ ये सब माया है, ये सब माया ख़त्म हो जाएगा। माल वो है जो आपने अपने लिए इस्तेमाल कर लिया और खुशी वो है जो आपने महसूस कर ली। और बस, मेरी बीवी फौत हो चुकी थी, बच्चे शादीशुदा थे। मैंने दोनों बेटों को एक एक करके दुकान दे दी। मकान बाजार में आ चुका था, मैंने आधा मकान बेच दिया। मुझे 12 करोड़ रुपए मिले। मैं होटल में शिफ्ट हो गया। मैं अब आधा दिन ईदी फाउंडेशन में काम करता हूँ। सुबह शाम एक्सरसाइज करता हूँ, स्विमिंग करता हूँ, ग्रिल फिश खाता हूँ, सूट पहनता हूँ, होटल की गाड़ी इस्तेमाल करता हूँ। साल में एक बार मेगा ट्रेन टिकट लेकर मुल्क से बाहर जाता हूँ और चल कर आ रहा हूँ। वो खामोश हो गए। मैं हैरत से उनकी तरफ देखता रहा और वो मुस्कुराए। मैंने अर्ज़ किया, आप जिस तरह रकम उड़ा रहे हैं, ये 12 करोड़ कब तक आपका साथ देंगे? बुजुर्ग ने कहका लगाया और बोले, साल का 1 करोड़ रुपए खर्च आता है। मेरा ख्याल है मैं 12 करोड़ से पहले फौत हो जाऊंगा। मैंने अर्ज़ किया, और आप अगर बच गए, अल्लाह ने अगर आपको लंबी ज़िंदगी दी तो? उन्होंने कहका लगाया और बोले, मैं भी अपने दोस्त की तरह ईदी फाउंडेशन शिफ्ट हो जाऊंगा। आप जैसे किसी दोस्त की मदद से हफ्ते में एक दिन ग्रिल फिश खाऊंगा और मौत के फरिश्ते का इंतज़ार करूंगा।